हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, साइंस की सीरीज चल रही है और मैं कई बार ये बोल चुका हूं, इसलिए एक बार मैं और बोलता हूं। तो आज हम दोस्तों जानेंगे बिग बैंग के बारे में कि बिग बैंग की खोज कैसे हुई है। आप सोचते होंगे कि जो खोजें होती हैं बहुत मेहनत से होती हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसे जो क्रांतिकारी खोजें होती हैं कभी कभार गलती से हो जाती हैं। जैसे पेंसिलिन की खोज जो हुई गलती से हुआ, करंट का खोज जो हुआ वो गलती से हुआ। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फेलियर आ जाता है, फिर सिक्का फेंकते हैं, फिर उनको दिखता है ओ करंट मिल रहा है। वैसे बहुत सी खोजें ऐसी थी जो किसी और वजह से की गई, लेकिन उन्हें कुछ और मिला और उसके बाद क्या हुआ, खोजें हुई। और वैसे ही बिग बैंग की जो खोज थी ऐसी ही होती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वह किसका होता है, टेलीस्कोप का होता है। क्योंकि उससे पहले लोगों को यही लग रहा होता है कि जो इंसान सोचता है, जो कल्पना करता है, उसी के सिद्धांत पे ही पूरी दुनिया चल रही होगी। जैसे न्यूटन हुए, गैलीलियो हुए, आइंस्टाइन हुए। लेकिन जब भी ये टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में झांक के देखा है, जब भी इन्होंने ब्रह्मांड को खुरेदा है, तब एक नया रहस्य निकल के आया है। और उन रहस्य को जब सुलझाया गया तो एक नया सिद्धांत निकल के आया और हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी नई चीज़ें पता चली। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर बिग बैंग की खोज कैसे हुई, किस गलती की वजह से हुई, और कैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को भी खोजा गया, कैसे डार्क एनर्जी को खोजा गया, और ये जो जर्नी थी हमें कहाँ पे लेके गई, बिग बैंग की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक वेंचर है सेल योर बुक, जहां पे आप अपने घर के अंदर रखी हुई किताबें जो 30 से 40 हज़ार की किताबें हैं उनको आप यहां पे बेच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों से किताबें आप खरीद सकते हैं। जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं जो स्टूडेंट का है। आप जरा सोच के देखिए कि आप पूरे जीवन में 7 से 8 लाख रुपया पूरा खर्च कर देते हैं, जो एक LIC का पैसा होता है, जो मम्मी पापा अपने उन पैसों को लगाते हैं, मतलब पैसा बचाने के लिए इतना पैसा लगाते हैं। तो वो सारा पैसा आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए क्या करते हैं, आप किताबें पूरी लाइफ टाइम आप पढ़ सकते हैं और वो सारा पैसा बचा सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप टॉपर्स हैं, आपके पास नोट्स है, तो उन नोट्स को कबाड़ में न बेच के यहाँ पे आप बेच सकते हैं और उन नोट्स से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे गैलेक्सी के बारे में। ये बात है लगभग 1900 के आसपास की बात है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात होना शुरू हो गया था। दुनिया को ये लगता था कि जो हमारी दुनिया है वो क्या है, एक गैलेक्सी है। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया को उस वक्त यही लगता था कि जो पूरा ब्रह्मांड है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी गैलेक्सी है, पूरी दुनिया सीमित है इसी तक है। क्योंकि आपको इससे पहले अगर पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा गैलीलियो के टाइम में, इन सब के टाइम में, कि दुनिया को यह एहसास हुआ कि जो हमारी मतलब लोगों को एहसास हुआ जो हमारी दुनिया है वह क्या है, धरती है, चांद है, यही सब हमारी दुनिया है। ठीक है, और यही केंद्र है, यही हमारी पूरी दुनिया है, इसी पे सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब खोजें होना शुरू हुई तब जाके लोगों को पता चला प्लेनेट हैं, तब जाके लोगों को पता चला कि और भी प्लेनेट हैं। लेकिन जब और खोजें हुई, जब हम 20वीं सदी तक आते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कैसा है, सिर्फ एक गैलेक्सी के रूप में है। और वैज्ञानिक यही मान रहे होते हैं कि जो दुनिया है सिर्फ हमारी गैलेक्सी तक सीमित है। ठीक है, ये मान रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है हेले। हेले को मैं आपको दिखाता हूँ, हेनरी हेले। इनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मांड को जानने में। इनको लगता है कि नहीं, दुनिया, इस ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको बस एहसास होता है ये और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाह रहे होते हैं। हाँ, इनको भी यही लगता है कि जो हमारी गैलेक्सी है वही हमारी दुनिया है, जो मिल्की वे है वही हमारी दुनिया है, इससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि उससे पहले दूरबीन थे, ऐसा नहीं था दूरबीन नहीं थे, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं थे कि बहुत दूर तक देख पाएँ। तो उनकी क्षमता जो थी सिर्फ गैलेक्सी तक थी, वो गैलेक्सी को ही देख पाते थे। लेकिन हेले चाहते थे कि मैं एक ऐसा दूरबीन बनाऊं, एक ऐसा दूरबीन बनाऊं जो अभी तक इतिहास में सबसे बड़ा दूरबीन हो, उससे बेहतर कोई दूरबीन ना हो और उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा हो कि आज की दूरबीन से वो हजारों गुना दूर देख पाए। अब हेले इसी पे जुट जाते हैं। हेले काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि मुझे ये बनाना है। वह क्या करते हैं, दूरबीन बनाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा लाते हैं। पैसा तो मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर ऐसा दूरबीन बनाया कहाँ जाए। क्योंकि अगर ये ज़मीन पे बनाते तो समस्या ये थी कि जब भी ये आसमान को देखते तो हवा इतना डेंस होता था, धूल कण इतने डेंस होते थे कि जो दूर के गैलेक्सीज थे वह दिख नहीं पाते और इतना बड़ा प्रोजेक्ट खराब हो जाता। तो हेले के सामने समस्या ये भी थी कि टेलीस्कोप तो बनाना है बड़ा, वो तो समस्या थी। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि कौन सी ऐसी जगह चुनी जाए जहाँ पे धूल मिट्टी कम हो।
तो यह जगह चुनते हैं लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में एक जगह होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, माउंट विल्सन बोलते हैं। और वहां पे क्या होता है, वहीं पे एक जगह चुनते हैं जो कि समुद्र तल से लगभग 5700 फीट ऊपर होता है, और वह जगह काफी ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि वहां पे जो एयर की डेंसिटी होती है काफी कम होती है, तो जिसकी वजह से जो लाइट आती वो बहुत आसानी से आ पाती, तो ये चीजों को बेहतर तरीके से देख पाते। अब क्या था, इनको बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप बनाना था। आप जब भी डिस्कवरी में देखेंगे, कहीं भी आर्टिकल में देखेंगे, तो ये हमेशा आता रहता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है। डार्क मैटर से लेकर बहुत सारी चीजों में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अब क्या होता है कि हैले जगह चुन लेते हैं। अब हैलो को क्या था कि यहां पे बनाना था, लेकिन समस्या ये थी कि 1000 टन के आसपास लोहा लेके जाना बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन फिर भी ये कैसे कैसे करके वहां पे लेके जाते हैं, सारा सामान वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन हैले के सामने एक समस्या और आती है ब्रह्मांड को देखने के लिए। वह समस्या क्या थी कि जैसे जैसे ये क्या करते, दूरबीन को बड़ा करते। आपको पता है जो पहले के दूरबीन थे लेंस के थे, जब दूरबीन बड़ा होता तो लेंस का साइज बड़ा होता, और जब लेंस का साइज बड़ा होता तो उसकी जो मोटाई थी वो बढ़ती जाती। और इसकी वजह से क्या होता, एक वक्त ऐसा आता कि उसकी मोटाई इतनी बढ़ जाती कि लाइट तो पास हो ही नहीं पाती। जैसे जो आप लेंस देखते हैं उसकी मोटाई होती है, लेकिन अगर मोटाई बहुत हो जाए तो लाइट पास नहीं हो पाएगी, बहुत कम पास होगी। दूसरा, उसका वजन बहुत बढ़ जाता। तो हेले क्या करें अब, तो हेले सोचते हैं कि हमें कुछ और तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यह जाते हैं 1668 में, कहाँ पे, न्यूटन की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि उस वक्त न्यूटन ने क्या किया था, एक ऐसा दूरबीन बनाया था जो मेटल रिफ्लेक्टर से बना था। अच्छा, थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए, मजा ले लीजिए, कितना सुंदर नज़ारा है, आहा। तो इसको थोड़ा देखिए और आनंद लीजिए इसका। तो जो न्यूटन होते हैं, तो जो हेले होते हैं, इनको लगता है कांच से बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत वजन हो जाएगा। तो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें जो काफी ज्यादा किफायती हो और बड़ा बन सके, टेलीस्कोप बड़ा बन सके। सबसे बड़ी समस्या ये था क्योंकि जितना बड़ा उसका एरिया होगा उतना ज्यादा वो लाइट कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। जब ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा तो ज्यादा अच्छा चित्र आएगा और बहुत दूर की चित्र आएगी। इसके लिए जाते हैं ये कहाँ पे, ये न्यूटन का टेलीस्कोप है, ठीक है। 1968 में न्यूटन ने बनाया था, लेकिन ये किससे बना था, ये मेटल रिफ्लेक्टर से बना था। जैसे आपका डिश है, डिश के ऊपर क्या करें हम, एक तरीके से क्या लगा दें, हम शीशे का लेयर लगा दें, ठीक है, या मरकरी का लेयर लगा दें, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टर बन जाएगा। वो डिस्क रिफ्लेक्टर है एक तरीके से, वो कांच का नहीं है, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, जो सामने लाइट आएगी उसको क्या कर रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे इसी का रास्ता चुनते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। यह 1905 से लेके 1917 तक तैयार होता है और 11 साल इस दूरबीन को बनाने में लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दूरबीन बनते हैं, टेलीस्कोप बनते हैं, इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मेहनत, बहुत टाइम टेकन होता है। तो 11 साल लगते हैं, और 11 साल लगने के बाद क्या होता है कि टेलीस्कोप बन के तैयार होता है, टेलीस्कोप बन जाता है। अब क्या होता है कि जो हेले होते हैं जब आसमान को देखते हैं तो इनको बड़ा अचंभित होता है, अलग अलग चीजें दिखती हैं, अलग अलग दुनिया दिखती है। ये परेशान, ये समझ नहीं पाते आखिर ये चीजें हैं क्या। इनको ये था कि ठीक है मैंने बना लिया, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सब कुछ देख पाऊं। इनको समझ में आ जाता है, फिर ये सोचते हैं कि किसी और को पकड़ना पड़ेगा, ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो फिर ये क्या करते हैं, एक यंग साइंटिस्ट को लाते हैं जिनका नाम क्या होता है, हबल होता है, ठीक है। एडविन हबल इनका नाम होता है। ये एक उस टाइम पे एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं। यह इनको लाते हैं ताकि क्या हो कि जो ब्रह्मांड में चीजें दिख रही हैं इनको क्या करें, यह देख सकें। अब क्या होता है, एडविन हबल वहां पे आते हैं और लगातार खोज करना शुरू करते हैं। आप वो नज़ारा समझिए कि जिस वक्त पूरी दुनिया यही जान रही है कि दुनिया सिर्फ मिल्की वे से बनी है, और एक इंसान ऐसे टेलीस्कोप को चला रहा है जो सबसे बेहतर टेलीस्कोप है, एडवांस टेलीस्कोप है, और वह ऐसी चीज़ों को देख रहा है जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखा हो। तो ज़रा सोचिए वो जिज्ञासा का क्या माहौल रहा होगा। तो एडविन हबल उसको देखना शुरू करते हैं। अब वहाँ पे क्या था दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया को यही लगता था कि हमारी जो दुनिया है गैलेक्सी है, और उसी गैलेक्सी में एक एंड्रोमा नेबुला, ठीक है। इनको लगता था कि ये जो है क्या है, एक तरीके से एंड्रोमा नेबुला है। नेबुला क्या होता है, गैलेक्सी के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे धूल कण बहुत ज्यादा इकट्ठा होते हैं, वहां पे तारे होते हैं, प्लेनेट होते हैं, मतलब एक तरीके समझिए तो खंजाट, मतलब एकदम झंझाट होता है, मतलब समझिए एकदम कचड़ा है, एकदम जमा हुआ है। तो वैसे ही ये जो चमक रहा था, पहले तो वैज्ञानिकों को ये लगता है, जब टेलीस्कोप पुरानी थी तो उनको लगता था कि जो नेबुला है क्या है, ये मिल्की वे गैलेक्सी में है, और ये क्या है, चमकता रहता है, इसमें काफी ज्यादा तारे होंगे, इनको ऐसा फील होता है। लेकिन जब एडविन हबल आते हैं और इसको देखना शुरू करते हैं,
तो इनको कुछ इसमें गड़बड़ लगती है, इनको डाउट होता है कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करते हैं एडविन हबल, लगातार 1 महीने तक दिन रात इसी को देखते हैं, इसी को देखते हैं, इसी को देखते हैं। और इसकी खास बात क्या थी, यह रह रह के चमकता था, रह रह के चमकता था, रह रह के चमकता था। तो इसे पहचान लेते, जब दूसरे दिन खोजने जाते तो समझ जाते कि ये चमक रहा है तो नेबुला यही है। अब क्या था, यह क्या करते हैं 1 से लेकर 30 दिन तक इसका रिसर्च करते हैं और ये इसकी दूरी का पता लगाते हैं कि कितनी दूरी पे है। ये दूरी का कैसे पता लगाते हैं, ब्राइटनेस की वजह से। ठीक है, ब्राइटनेस क्या है, जैसे कि ट्रेन है, जब ट्रेन हमसे दूर होती है तो उसकी ब्राइटनेस में कुछ कमी होती है, जब हमारे बहुत पास आती है उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो उसी ब्राइटनेस का कैलकुलेशन करके ये क्या करते हैं, इसकी दूरी का पता लगा रहे होते हैं कि ये हमारी धरती से कितना दूर है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब ये देखते हैं कि 1 महीने के बाद ये जो नेबुला है, जो नेबुला था यह अपनी जगह से दूर जा चुका था। इन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, उस पेपर पे 2 डॉट बनाए। एक डॉट क्या कौन सा था, जो 1 महीने पहले लिया था, और एक डॉट कौन सा था, जो 1 महीने बाद लिया। तो इन्होंने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्टेंस आया है। और आपको जान के हैरानी होगी, जब यह डिस्टेंस क्या करते हैं, ब्राइटनेस के थ्रू, इसकी चमक के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तब जाके इनको पता चलता है कि यह जो नेबुला है, एंड्रोमा नेबुला, जिसे एंड्रोमा नेबुला पहले बोला जाता था, वह कितनी दूरी पे था, वह गैलेक्सी के सेंटर से कितना 800,000 लाइट ईयर दूर था। यह इतना दूर था कि हमारी गैलेक्सी से 4-5 गुना ज्यादा दूर था, और जो गैलेक्सी से सबसे दूर पे तारे थे उससे 8 गुना ज्यादा दूर था। तब जाके हबल को लगता है कि अरे ये क्या है, ये जो हम देख रहे हैं, जो नेबुला मैं देख रहा हूं, ये तो हमारी गैलेक्सी का है ही नहीं, ये तो हमारी गैलेक्सी में ही नहीं है। फिर उनको पता चलता है कि जो एंड्रोमा नेबुला जिसको बोल रहे थे, ये अपने आप में खुद में ही एक गैलेक्सी है। और पहली बार दुनिया को पता चलता है कि अरे हमारी दुनिया सिर्फ गैलेक्सी तक सीमित नहीं है, तो अलग एक दुनिया है, अलग एक गैलेक्सी है। और इसको पहली बार जो एंड्रोमा गैलेक्सी को खोजा जाता है, जिसको अभी तक हम नेबुला समझ रहे थे, मतलब हम एक तारा समझ रहे थे, झुंड समझ रहे थे। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि जब हबल फिर और देखना शुरू करते हैं, तब जाकर उनको दिखता है कि ये जो डॉट हैं, ये डॉट हैं, ये हर कुछ क्या है, अपने आप में गैलेक्सीज है, ये हर चीज गैलेक्सी है। उनको लगता था ये तारे हैं, इसी गैलेक्सी के तारे। बाद पता चलता है कि यह अपने आप में गैलेक्सी है, ये भी अपने आप में गैलेक्सी, ये हर एक चीज अपने आप में गैलेक्सी है। जब वो कैलकुलेट करते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हमारे धरती का आप एक बालू का टुकड़ा उठा लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि धरती पे कितने बालू के टुकड़े होंगे, वह उनसे भी कई गुना ज्यादा था। और पहली बार दुनिया को पता चलता है कि ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, वह सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी से नहीं बना है, बल्कि वह अनंत गैलेक्सी से बना हुआ है। तो यह पहली बार पता चलता है। और दूसरी चीज क्या पता चलती है, दूसरी चीज हबल को यह पता चलती है कि ये जो गैलेक्सीज थे ये दूर जा रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि अभी तक तो ये इन्होंने पता किया कि ये तो दूरी पे हैं, लेकिन जब ये और जब इसकी जांच करते हैं, कैसे जांच करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेलीस्कोप आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो गैलेक्सी से लाइट आएंगी उसको आप क्या करेंगे, उन लाइट को क्या करेंगे, प्रिज्म से बहा के, जब प्रिज्म से गुजरेंगी वो लाइट तो 7 भागों में टूट जाएंगी, 7 रंगों में टूट जाएंगी। और जिन रंगों का कलर ज्यादा होगा, अगर वो रंग में लाल कलर ज्यादा है तो इसका मतलब कि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। अगर उसमें ब्लू कलर ज्यादा है, इसका मतलब वो गैलेक्सी हमारे पास आ रही है। लेकिन जितनी बार हबल इसकी खोज करते थे, जितनी बार इसके रंग को प्रिज्म से गुजारते थे, वो देखते थे कि लाल कलर बढ़ता जा रहा है। हर बार लाल कलर बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब ये जो गैलेक्सीज थी हमारी गैलेक्सीज से दूर जा रही थी। यही चीज उन्हें हर गैलेक्सीज में दिखा। हर गैलेक्सीज क्या कर रही थी, लाल कलर पैदा कर रही थी, रेड शिफ्ट हो रही थी। और पहली बार ये जाके हबल बोलते हैं कि ये जो गैलेक्सीज हैं ये दूर जा रही हैं, ये दूर जा रही हैं। अब आप बात समझिए, अगर सारी गैलेक्सीज, बात समझिए, सब दूर जा रही हैं, सब एक जगह से दूर जा रही हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसा पिन आ जाए, ठीक है, मैं ऐसे जैसे होता ना, इससे पहले ये आता था आपका डिश होता था, उसमें क्या करते थे, ऐसे घुमाते थे, पूरा पिक्चर रिवर्स हो जाता था करके। मेरे पास मान लीजिए कि क्या है, बटन है, मैंने क्या किया, सर रिवर्स किया। जब मैं रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें पास आएंगी, पीछे जा रही हैं, पीछे का पिक्चर आपको दिखेगा। अब बहुत पीछे करते जाएंगे, बहुत पीछे करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी गैलेक्सीज पास आती जाएंगी। इसका मतलब वो एक पॉइंट पे आएंगी, एक पॉइंट पे आएंगी, एक पॉइंट पे आएंगी। और यहीं से एक अवधारणा की पैदा होती है। वो अवधारणा क्या थी कि बिग बैंग ऐसे ही हुआ होगा। ये जो गैलेक्सीज दूर जा रही हैं,
पहले ये एक बिंदु से निकली होंगी, विस्फोट हुआ होगा और ऐसे ही पैदा हुआ होगा। हालांकि उस वक्त ये नहीं था पॉइंट से ही पैदा हुआ होगा, बस ये सब सोच रहे थे कि एक जगह से ही सब कुछ निकला होगा। यहां तक ये लोग समझ गए थे। दूसरी तरफ आइंस्टाइन भी गलत साबित हो चुके थे, क्योंकि आइंस्टाइन का ये मानना था कि हमारी जो दुनिया है वह क्या है, फुटबॉल की तरह सीमित है। जैसे फुटबॉल होता है वह क्या है, स्थिर है, उसका आकार स्थिर है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी स्थिर है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जब गैलेक्सीज दूर जा रही थी, ठीक है, इसका मतलब कि जो उनकी अवधारणा थी वो गलत हो चुकी थी। यहीं से डार्क एनर्जी की भी खोज होती है, वो बात की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन भी गलत हो चुके थे। लेकिन आखिर बिग बैंग की खोज कैसे हुई, ठीक है, यहाँ पे एंड्रोमा देखे, आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, एकदम डिस्क की तरह। लेकिन बिग बैंग की खोज कैसे हुई, यह सबसे महत्वपूर्ण था। अब हमने ये जान लिया था कि हाँ, हो सकता है कि बिंदु से हम आए होंगे, लेकिन बिग बैंग की खोज कैसे हुई। अब अभी तक क्या था कि हम लाइट से चीजों को देखते थे, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें थी ब्रह्मांड में जिनको हम नहीं देख सकते थे। जैसे आप रेडियो वेव को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आप कॉस्मिक वेव को आप ज्यादा नहीं देख सकते हैं। तो आखिर उन चीजों को हम कैसे देखें, और ऐसा टेलीस्कोप नहीं था। फिर टेलीस्कोप बन के आता है 1958 के आसपास, इसका नाम क्या होता है, रेडियो टेलीस्कोप होता है। और दो साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम क्या होता है, विल्सन और पेनियाज। ये दो वैज्ञानिक होते हैं, यह आते हैं और इनको लगता है कि हबल ने खोज दिया है, भाई सब गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। और जब सब गैलेक्सीज दूर जाएंगी, अब बात समझिए कि दो चीज है, ठीक है, मान लीजिए दो इंसान हैं, वो जब सटे रहते हैं, गर्मी रहती है, तो लोग बोलते हैं भैया बहुत गर्मी है, थोड़ा दूर हटो। जब दूर इंसान हटता है तो बीच में क्या होता है, ठंडा माहौल होता है। तो आपको ये पता होता है जब दो इंसान दूर जाएंगे तो बीच में जो जगह बचेगी वो ठंडा रहेगा। इनको ये लगता है कि जो गैलेक्सीज हैं हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए यही पेनियाज और विल्सन है, ठीक है, तो इनको ये लगता है कि जो गैलेक्सीज हैं जो हमसे दूर जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उन जगह को हम मापेंगे और उस जगह को माप के हम क्या करेंगे, हम ये जान लेंगे कि वहां का टेम्परेचर कितना है। तो इनके दिमाग में ये था कि वहां का जो टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट जीरो होगा, क्योंकि जहां पे कोई चीज नहीं है वहां का टेम्परेचर तो जीरो होना चाहिए। इनके दिमाग में यही था कि वहां का टेम्परेचर जीरो होना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, टेलीस्कोप लेके बैठ जाते हैं और धुआंधार क्या करते रिसर्च करते हैं। लेकिन समस्या क्या थी, जब ये रिसर्च करते थे तब ये पाते थे कि वहां की जो उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो कितना है, लगभग 3 डिग्री केल्विन के आसपास है। ये चीज इनको परेशान की, इनको लगा कि लगता है हमने मशीन में कुछ गड़बड़ कर दी है बॉस। दोनों डिस्कस करते हैं, हाँ गड़बड़ कर दी है। फिर दोनों क्या करते हैं, 1 महीने तक लगातार इसको खूब इसको खोजबीन करते हैं। यहाँ तक कि आपको पता है कि जो मतलब जो चिड़ियों के पंख थे उसको भी निकाल देते हैं, हर चीज साफ करते हैं। फिर आते हैं, अब साफ हो गया, ठीक है, फिर से करते हैं। फिर ये देखते हैं, फिर 3 केल्विन, फिर ये परेशान, या फिर ये 3 केल्विन आ रहा है, और ऐसे करके त्रस्त हो जाते हैं। इनको लगता है, इनको तब भी भरोसा नहीं है, इनको लगता है कि नहीं हम ही गलत हैं, ये हम ही गलत हो सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है टेलीस्कोप में, वरना ऐसा कैसे हो सकता है, खाली जगह गर्म कैसे हो सकता है। फिर वहां पे एक और साइंटिस्ट होते हैं, डिक नाम होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, डिक की एंट्री होती है। डिक ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था। इन्होंने क्या कहा, वहां पे इन्होंने देखा था कि जो चीजें थी जो गैलेक्सी से दूर जा रही थी, तो डिक ने प्रेडिक्ट किया था कि हमारे जो स्पेस है हमारा, वहां पे क्या होगा, कुछ ऐसे वेव होंगे, ऐसे मतलब रेज होंगे, लाइट होंगी जो माइक्रोवेव में बदल चुकी होंगी। मतलब कि जब बिग बैंग विस्फोट हुआ होगा उस टाइम पे क्या था कि वो लाइटें अभी तक ट्रेवल कर रही होंगी, लेकिन वो इतनी पुरानी हो चुकी है, इतनी पुरानी हो चुकी है, घिस पिट चुकी है कि वो माइक्रोवेव में बदल चुकी होंगी, जिनकी एनर्जी बहुत कम है, लेकिन वो होंगी जरूर। और इन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया था कि उनका जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, लगभग 3 डिग्री केल्विन के आसपास ये होगा, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और फिर क्या होता है, इनकी मुलाकात होती है विल्सन और पेनियाज से। यहां पे आप देखेंगे विल्सन पेनियाज से होती है, और फिर जब ये उनको बताते हैं कि मैंने तो ये कैलकुलेशन किया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तब जाके इनको ये दिखता है कि जो हम टेम्परेचर पा रहे थे वह टेम्परेचर सच में है, वह कोई गलतफहमी नहीं है, कोई एरर नहीं है, वह टेम्परेचर है। और वह टेम्परेचर के कहां से आया है, बिग बैंग विस्फोट से आया है। और यह सबूत होता है कि हाँ बिग बैंग विस्फोट हुआ है। ये पहली बार सबूत मिलता है, और एक इंसान जो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, और एक इंसान, 2 इंसान खोज करते हैं। और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। और दुनिया पहली बार ये मानती है कि हाँ हमारा जो यूनिवर्स निकला है वह बिग बैंग से निकला है। और बिग बैंग की जो सबसे बड़ी पुष्टि होती है वह माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वजह से होती है। जो आप सुनते हैं यही माइक्रोवेव है जो हमारे ब्रह्मांड में फैला है, ठीक है, हर जगह पे है। इसका टेम्परेचर बहुत कम है। कम क्यों है, आप बात समझिए कि जैसे एक बुढ़ा इंसान है, मान लीजिए, जब वो जवान होता है तो काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन जब उम्र उसकी ढलने लगती है तो उसकी हड्डी पसली गल जाती है, बहुत पतला हो जाता है। और अगर ऐसा इंसान हो जो कभी मरे ना,
तो बुढ़ा होता जाएगा, इसलिए हड्डी पसली सब गल जाएगी, हड्डी भी गलने लगेगी, कुछ बचेगा नहीं। तो सेम चीज़ लाइट के साथ थी। जब लाइट वहाँ से निकला तो बहुत मजबूत था, ताकतवर था, काफ़ी ऊर्जा था, लेकिन वह इतना पुराना हो चुका था, यूनिवर्स में टहलते टहलते लड़ते लड़ते कि वह माइक्रोवेव में बदल चुका था। और वही एनर्जी ये कैलकुलेट करते हैं और उसी एनर्जी को कैलकुलेट करके पता लगाते हैं कि कोई भी लाइट इतनी कम ऊर्जा में तब बदलेगी, उसकी एनर्जी इतनी कम तब होगी जब वो 13 बिलियन के आसपास क्या हो, ट्रेवल करे, मतलब 13 बिलियन ईयर के आसपास ट्रेवल करेगा, तब जाके वो इतना कम हो पाएगा। और इसी से वैज्ञानिक को पता चलता है, इन लाइट से, जो माइक्रोवेव्स होते हैं, इनसे पता चलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह कितना पुराना है, 13 बिलियन के आसपास ये पुराना है, इन्हीं लाइट से। लाइट जितनी ज़्यादा पुरानी होंगी उतनी ज़्यादा रेड होंगी, ठीक है, और जितनी ज़्यादा वो रेड होंगी उतनी ज़्यादा वो पुरानी है, और उन्हीं से हम उनकी उम्र का पता लगा पाते हैं। और पहली बार क्या होता है, दुनिया ये जान पाती है, क्या चीज़ जान पाती है, डार्क मैटर जान पाती है, गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, दुनिया को ये पता चलता है कि हमारी दुनिया में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और पता चलता है कि बिग बैंग एक पॉइंट से विस्फोट हुआ था, ये सिद्ध हो चुका है। लेकिन अभी तक हमारे पास ये जवाब नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था और बिग बैंग का विस्फोट आखिर हुआ क्यों, बिग बैंग कहाँ से आया और क्यों एक पॉइंट से ही हुआ। इसके पीछे बहुत सी थ्योरी हैं। एक अनंत अनादि की थ्योरी है, जो जेबी नलिकर हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, पुणे में है, उन्होंने भी इस पर थ्योरी दी है। इन्फ्लेशन की थ्योरी है, इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। इन्फ्लेशन की थ्योरी काफ़ी हद तक सही मानी जाती है, क्योंकि उस पर कुछ खोजें भी हुई हैं, एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, वो सही पाए गए हैं। आने वाले लेक्चर में दोस्तों हम ये समझेंगे कि बिग बैंग होने के बाद क्या था, कि ब्रह्मांड में कण कैसे बनना शुरू हुए, क्योंकि एक पॉइंट था जहां से विस्फोट हुआ तो लाइट बहुत निकली, लेकिन लाइट निकलने के बाद कितने वक्त में कण बनना शुरू हुआ, कितने वक्त में पार्टिकल बनना शुरू हुए, कितने वक्त में एटम बनना शुरू हुए, कितने वक्त में तारे बने, और कितने वक्त में गैलेक्सीज बनी और ये दुनिया बनी, और कितने वक्त के बाद हम बने। तो अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे अभी क्या था। कभी हमने ये जाना कि बिग बैंग का इतिहास क्या था, बिग बैंग की खोज कैसे हुई, और बिग बैंग की पुष्टि कैसे हुई, और बिग बैंग सच में क्या था। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो ऐसे लेक्चर और भी लोगों को मिल पाएंगे और उनको भी ज्ञान मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक बैक टू स्कूल एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे, सिद्धांत सर से बातें कर सकते हैं। आप टॉपिक दे सकते हैं कि सर हमें ये समझाइए, तो मैं जरूर उस पर वीडियो लाऊंगा और हम वहां पे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।